नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम आधुनिक भारत का इतिहास में भारत के विभाजन के जो मूलभूत कारण थे, उत्तरदायी कारण थे, उनकी समीक्षा करेंगे। कौन कौन से कारण थे जो भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी रहे। पहली चर्चा तो अपन इस पॉइंट आउट से स्टार्ट करते हैं कि देखिए, अंग्रेजी जो शासन था, वह अंग्रेजी शासन की मूलभूत नीति यह थी कि फूट डालो, राज करो। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए, और व्यापारिक कंपनी के रूप में आने के बाद में उनके द्वारा धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाने के बाद उनके द्वारा यह देखा गया कि हिंदुस्तान में राजनीतिक विच्छिन्नता है, कहीं भी यूनिफिकेशन नहीं है, कहीं भी संगठन नहीं है। तो उनके द्वारा लगातार एक के बाद एक स्थिति को अपने कंट्रोल में करते हुए, काबू में करते हुए, और कुछ महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद में, जिन्हें प्लासी और बक्सर के रूप में हम देख सकते हैं, 1757 और 1764, जिससे उनको विपुल धन संपदा भी प्राप्त हुई। और उसके बाद में उनके द्वारा अपने अधीन शासन तंत्र को भी लाया गया। धीरे धीरे वो शासक बन गए। अब जब शासक बन गए और शासन तंत्र उनका लंबा चलता रहा, तो विश्व परिदृश्य में ऐसी स्थितियां भी आई कि हिंदुस्तान को आज़ाद होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लिए विश्व परिदृश्य द्वारा भी दबाव डाला गया। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा यह समझ लिया गया, क्योंकि यह उनकी नीति भी थी कि जहाँ पर भी वो रहे उसके अंदर उन्होंने कहीं भी किसी भी देश को जब छोड़ा, उनके उपनिवेश थे, उनको उन्होंने मजबूत स्थिति में नहीं छोड़ा। और उसी की नीति के अंतर्गत फूट डालो, राज करो की नीति में उनके द्वारा आपस के अंदर सांप्रदायिक दंगे करवा दिए गए, आपसी जातीय भेद किए गए, अलग अलग लॉज बनाए गए, उनमें भिन्नताएं रखी गई। और इन सारी स्थितियों को इस प्रकार से उनके द्वारा कर दिया गया कि देश आज़ादी के बाद में संगठनात्मक रूप से न रह पाए। तो पहला मूलभूत विभाजन का जो उत्तरदायी कारण था, वह यही था कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति वहाँ पर उनके द्वारा लगा दी गई थी। दूसरी, इस समय भारतीय परिदृश्य में भी हिंदू महासभा का भी उत्थान हो गया था, और हिंदू महासभा जो थी उसके द्वारा अपनी एक मजबूत स्थिति रखी गई, और उस मजबूत स्थिति के कारण उनके द्वारा मुसलमानों का कहीं न कहीं तिरस्कार भी किया गया, और अंग्रेज़ों के द्वारा इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से परोसा गया। यानी कि समाज में इस प्रकार की स्थिति उनके द्वारा बना दी गई कि वह इस बात को समझें। जब इस प्रकार की विचारधाराएं आई तो दोनों के बीच में फिर से विरोधाभास की स्थिति आगे बढ़ने लगी। अगला जो कारण था वह था कांग्रेस की दोषपूर्ण नीति। कांग्रेस के द्वारा जो भी मसविदे रखे गए, जो भी चीज़ें बनाई गई, वह इस प्रकार से नीति निर्धारक बनाई गई जिससे कि आपसी वैचारिक मतभेद बढ़ता हुआ चला गया। और उस वैचारिक मतभेद के बढ़ने के कारण धीरे धीरे दोनों पक्षों में दूरियां होती चली गई। मुस्लिम लीग अपनी कार्रवाई करने लगा, हिंदू महासभा अपनी कार्रवाई करने लगा, और कांग्रेस के अधीन अलग मूवमेंट चलने लगे। इससे भी देश के विभाजन की जो स्थिति थी उसको बल मिला, और दोनों की नीतियां अलग होने लगी। अगला जो विषय वस्तु है वह था जिन्ना की हठ धर्मिता, या जिन्ना का हठ। जिन्ना जो था वो इस बात के लिए अड़िग थे कि उन्हें अब किसी भी स्थिति में पाकिस्तान चाहिए, और उनके द्वारा ये बात किसी भी रूप में स्वीकार करने से मना कर दी गई कि वो कोई भी डोमिनियन स्टेट्स को स्वीकार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिन्ना की जो हठधर्मिता थी, और उस जिन्ना की हठधर्मिता को कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा भी प्रश्रय प्रदान किया गया। उस प्रश्रय के कारण भी स्थितियां ऐसी बनी कि ये विभाजन की स्थिति जो है वह पूर्ण होने की ओर आगे बढ़ने लगी। जो अगला कारण माना जाता है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे उनके भी बीच सत्ता को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा जुनून आ गया था।
इसको अपन यहाँ पर व्यावहारिक चर्चा करें कि जब गांधी जी सार्वभौमिक लीडर थे और कांग्रेस के लीडर थे, और जब देश विभाजन की बात आई तो वो ये मानते थे कि जवाहरलाल नेहरू उनके अनन्य भक्त हैं। उनके द्वारा यह बात जवाहरलाल नेहरू को कही गई कि हमने कांग्रेस की जो संरचना की थी या कांग्रेस को जो बनाया था, कांग्रेस को जो पल्लवित और पोषित किया था, आगे बढ़ाया था, उसका काम था कि हम संरचनात्मक कार्यों को पूरा करें, हम देश की आज़ादी के लिए काम करें। अब जब देश की आज़ादी मिलने को हो गई है तो हमें इसके जो भी व्यक्ति इसको लीड करना चाहे हम उसको दे दें और हम रचनात्मक कार्यों में लग जाएं। यह बात कतई नेहरू को पसंद नहीं आई। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर जिन्ना राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहता है तो बनने दो, उसे राष्ट्राध्यक्ष बनने दो। लेकिन नेहरू बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और ऐसी स्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन जब एक मसविदा लेकर के आए, जिसे जून योजना भी कहा जाता है, उसके अंदर उन्होंने 3 स्थितियां बनाई, भारत बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और स्वतंत्र रियासतें बनेगी। और उसी के आधार पर देश का विभाजन भी हुआ, इसकी आगे चर्चा करेंगे। अब इसी समय जब देश के अंदर ये स्थितियां हो गई और मुस्लिम लीग ने भी संवैधानिक साधनों के माध्यम से पाकिस्तान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली, तो उसने सांप्रदायिक दंगे करवा दिए देश में। और इन सांप्रदायिक दंगों के कारण देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। सारे नेता विचलित होने लगे और ऐसी स्थिति के अंदर नोआखली, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बिहार, ऐसे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ। इससे पूरा देश आहत हुआ और देश को न चाहते हुए विभाजन की मानसिकता बनानी पड़ी। तो ये सारी स्थितियां इस प्रकार की थी कि उसके लिए विभाजन की स्थितियां बनी। अब दूसरी चीज थी कि कांग्रेस जो था वह भारत को एक शक्ति बनाना चाहता था, यह भी इस विभाजन का कारण था। उसके द्वारा मूलभूत स्थितियों का आंकलन करते हुए इस बात को रखा गया कि इस देश में अगर शासन तंत्र प्रभावी होगा तो वो कांग्रेस के अधीन ही होगा। और ये सब जानते भी हैं कि कांग्रेस ने एक आज़ादी पार्टी के रूप में देश पर शासन किया, लंबे समय तक इनका शासन चला। और उस शासन की मूल रूप से ये थी कि उस समय तत्कालीन समय की जनता इसे आज़ादी की पार्टी के रूप में मानती थी, उसका लाभ भी इनको मिला और इनके द्वारा तत्कालीन समय ये कार्य प्रभार भी किए गए। तो कांग्रेस की जो ये नीति थी यह भी इसके लिए उत्तरदायी बनी। तीसरा, जब अंग्रेज़ों के द्वारा ये कह दिया गया, अगला जो पक्ष था कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, विश्व परिदृश्य के ऊपर विश्व का पूरा दबाव पड़ने लगा कि भारत को या जितने भी उपनिवेश हैं उनको अब यहाँ से विश्व व्यवस्था के अंदर से उन्हें मुक्त किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। तो क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी आर्थिक मंडी थी हिंदुस्तान, तो वो इस बात को नहीं चाहते थे कि वो भारत को जल्दी से आज़ाद करें। लेकिन जब विश्व व्यवस्था का दबाव पड़ने लगा और पूरा विश्व भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक होने लगा, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भी, जो कि अब महाशक्ति बन चुका था, अमेरिका का भी दबाव बनने लगा। तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया हुई तो ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यह कह दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स बना दिया जाएगा, यानी कि उनकी अंतरिम सरकार उनके द्वारा बना ली जाए, जो कि देश के 3 मूलभूत व्यवस्थाओं को छोड़कर और बाकी सारे कार्य प्रभार वो संभाले। जब इस प्रकार की स्थिति बन गई और इस प्रकार की स्थिति हो गई तो उसके बाद में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अंतरिम सरकार के द्वारा कार्य किया गया, लेकिन अंतरिम सरकार अपने कार्यों को विशेष रूप से सिद्ध करने में असफल हो गई। और असफल होने के अंदर 2 मूलभूत कारण बने। चुनाव हुआ, चुनाव में डोमिनियन स्टेट्स में लोग जीत करके आए, मुस्लिम लीग के भी लोग जीते। मुस्लिम लीग के लोगों ने पहले तो कहा कि हम किसी भी रूप से सरकार में सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उनको ये समझ में आया कि अगर हम सरकार से अलग रहेंगे तो हम किसी प्रकार का विरोध नहीं कर पाएंगे। तो वो सरकार में सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर उन्होंने सरकार को फेल्योर कर दिया। ऐसी अवस्था होने से स्थितियां बिगड़ गई
और सरकार असफल हो गई। असफल होने पर अंग्रेज़ों के पास यही मौका था। उनके द्वारा ये कह दिया गया कि भारतीय जो शासन प्रणाली है उसमें शासन करने की क्षमता ही नहीं है, और वहीं पर सत्ता हस्तांतरण की धमकी भी उनके द्वारा जब दी गई तो ऐसी स्थिति में दोनों जो ताकतें थी वो विभाजन के मसविदे पर तैयार हो गए। और विभाजन का मसविदा जो था वह लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के साथ में हुआ, और उस घोषणा के अंदर जो मसविदा बना उसमें 3 पक्ष रखे गए, भारत बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और स्वतंत्र रियासतें रहेगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत बना, और जो स्वतंत्र रियासतें थी उनमें 3 रियासतें जो थी वो मुख्य रूप से बची थी, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, जिसमें से जूनागढ़ भारतीय क्षेत्र में समाहित कर लिया गया, हैदराबाद का क्षेत्र समाहित कर लिया गया, और यह सब किया देसी रियासतों के एकीकरण के जो सबसे पुरोधा रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में। और इस व्यवस्था के साथ में कश्मीर का जो क्षेत्र था उस पर तत्कालीन समय डॉक्टर हरि सिंह शासन कर रहे थे, जो कि एक हिंदू शासक थे। उनके द्वारा स्वतंत्र रहने की स्थिति मानी गई। अंग्रेज़ों के द्वारा जो मसविदा बनाया गया था उस मसविदे में एक व्यवस्था रखी गई थी कि भारत बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और स्वतंत्र रियासतें रहेंगी। अगर स्वतंत्र रियासतें कुछ समय के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हमें भारत में सम्मिलित होना है या हमें पाकिस्तान में सम्मिलित होना है, तो उन्हें एक विलय संधि उनके द्वारा बनाई गई थी कि इस विलय संधि पर हस्ताक्षर करने होंगे, और इस विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद वो उस क्षेत्र के में समाहित होने के अधिकारी हो जाएंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत कश्मीर पर जब कबाइलियों के द्वारा 1948 में आक्रमण किया गया और लगभग 25% भूमि पर उनका अधिकार भी हो गया, और यह 25% भूमि आज भी पाकिस्तान के पास है, जिसे आज़ाद कश्मीर के नाम से दिखाया जाता है। उसमें से 10% की कुछ हिल्स है जो चोटियां हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दे दी गई। ऐसी स्थिति के अंदर हरि सिंह के द्वारा उस विलय नीति पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। तो जब ये कहा जाता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, किस प्रकार है, तो वह इस व्यवस्था में है कि कश्मीर जो है डॉक्टर हरि सिंह द्वारा विलय नीति या विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण भारत का अभिन्न अंग है। जब उनके द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए और इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि वह भारत के अभिन्न अंग बनेंगे, तब भारतीय सेनाएं वहां पर पहुंची और उन्होंने कबाइलियों को मार भगाया, खदेड़ा, और वह सारी जितनी भी उस समय जो भूभाग था उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जो कि कश्मीर भारत का क्षेत्र बना। तो इस प्रकार से ये मूलभूत कारण थे जो कि विभाजन के लिए उत्तरदायी थे। भारत बना, पाकिस्तान बना, और अंग्रेज जो थे इस बात के लिए प्रतिबद्ध भी थे कि जब तक होगा ऐसा नहीं होगा, और जब होगा तो हम जिस क्षेत्र पर शासन करें उसे कमज़ोर करके जाएंगे। ये उनकी नीति का एक हिस्सा था। और जब मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरे विश्व परिदृश्य की व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही थी, तो भारतीय औपनिवेशिक स्थिति को भी परिवर्तित होना था, और उस औपनिवेशिक परिस्थिति को हटने में बहुत सी चीज़ें थी। उनमें एक पक्ष ये भी था कि इंग्लैंड के अंदर इस समय मिस्टर एटली प्रधानमंत्री बने, जो मजदूर दल की सरकार के प्रधानमंत्री थे। इसलिए उनके द्वारा भी यह बात कह दी गई कि अब किसी भी उपनिवेश को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाया जाएगा, और धीरे धीरे उनको उन्हीं के क्षेत्र के शासकों के अधीन कर दिया जाएगा। उन्हीं के क्षेत्रों को जो भी शासन करने योग्य व्यक्ति हैं उन्हें शासन संभला करके और उसको उनको प्रदान कर दिया जाएगा। और इसी के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र में विभाजन के इन मूलभूत कारणों के कारण ही भारत का विभाजन हुआ, भारत बना, पाकिस्तान बना। और ये सारी स्थितियां जो थी विश्व परिदृश्य की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी, और उन्हीं व्यवस्थाओं के अधीन हिंदुस्तान की व्यवस्था भी चली, जिसने आगे जाकर के बहुत तेज़ी से
विश्व परिदृश्य में अपना परचम लहराया और अपनी स्थिति को विशेष रूप से आगे लेकर चले गए। तो ये भारत पाक विभाजन के मूलभूत उत्तरदायी कारण थे और जिन कारणों के कारण विभाजन हुआ, लेकिन उस विभाजन के बाद में भारत की स्थिति वर्तमान परिदृश्य में विश्व के सशक्त राष्ट्रों में गिनी जाती है। धन्यवाद।